नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार यानी यूपी की सभी बड़ी खबरें आज की। मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फंसे 150 भारतीयों की वतन वापसी हो गई है। C-17 ग्लोब मास्टर विमान के जरिए आईटीबीपी के 100 जवान, दूतावास के अधिकारी और गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरने के बाद बस से अपने अपने घरों के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीयों के रेस्क्यू पर लगातार खुद नजर बनाए हुए हैं। ये तस्वीरें इसी वापसी की हैं। ये वापसी तालिबानी कब्जे के बाद मची अफरा तफरी के बीच भारत के जो लोग यहां पर थे अफगानिस्तान में, उनको वापस लाने का काम किया। एक मुश्किल हालात बन चुके हैं अफगानिस्तान के भीतर, और इस सब के बीच में जो आईटीबीपी के जवान यहां से लौटे हैं और एम्बेसी दूतावास के कर्मचारी, तस्वीरें उसी की। बस में तमाम लोग मौजूद हैं जिनको यहां से ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये मधु गुप्ता की बातचीत की जा रही थी। मधु गुप्ता की बेटी भी जो है इसमें मौजूद है। मैम आपकी बेटी कितनी खुश है आप? देखिए ये फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं और कैसे रहा आप लोगों का? आप देख सकते हैं ये बसेस हैं। इसी बस में सभी लोगों को सुरक्षा के साथ ले जाया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल भी है यहाँ पर, और उसके अलावा जो एयरफोर्स के जवान है वो भी मौजूद है। और आप देखिए एक एक करके कितने ट्रक हैं यहाँ पर। सभी लोगों को ले जाया जा रहा है, बाकायदे सुरक्षा में ले जाया जा रहा है, कोई भी चूक नहीं हो। करीब बताया जा रहा है कि 5:10 पे ये प्लेन हिंडन एयरबेस पर लैंड किया था। उसके बाद से यहाँ इंतजार था परिवार को। कई परिवार के लोग भी पहुंचे हुए हैं। आईटीबीपी के जो संबंधित अधिकारी है वो, सुरक्षा एजेंसियों से संबंधित लोग, इसके अलावा अगर बातचीत करें मीडिया कर्मी, तो करीब 148 लोगों को सबसे पहले काबुल से लाया गया जामनगर। प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक, पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक जारी। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद। अफगानिस्तान के हालात को लेकर चल रही है मीटिंग। और प्रयागराज ज्ञानवापी से जुड़ी बड़ी खबर। ज्ञानवापी विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, केंद्र राज्य सरकार और एएसआई को पक्षकार बनाए। हाईकोर्ट ने कहा सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दी है हाईकोर्ट में याचिका, मंदिर का सर्वे कराने का आदेश रोकने की मांग की है। कल भी होगी मामले में सुनवाई। विश्वेश्वर नाथ मंदिर और मस्जिद से जुड़ा है विवाद। तो सरकार एएसआई को पक्षकार बनाए। हाईकोर्ट ने कहा है इस याचिका में, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ये हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। मंदिर का सर्वे कराने का जो स्थानीय अदालत ने काशी में आदेश दिया था, उस पर रोक लगाने की मांग की है सुन्नी वक्फ बोर्ड ने, और ये याचिका दाखिल की है इसी मांग के साथ कि सर्वे ना कराया जाए। अब इसमें जो ये मामला चला आ रहा है, आपको बताया कि विश्वेश्वर नाथ मंदिर और यहाँ जो मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद बना हुआ, बिल्कुल उस मंदिर के कैंपस में, उस मस्जिद के बीच में जुड़ा हुआ है मसला। ये मस्जिद मंदिर की जमीन पर बनी हुई है, ऐसा ये विश्वेश्वर नाथ मंदिर की तरफ से मामला दर्ज कराया गया था। और इसी मामले में स्थानीय अदालत ने सर्वे का आदेश दिया कि सर्वे किया जाए, देखा जाए कि आखिर है क्या उस मंदिर के नीचे। सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं प्रयागराज से। सर्वेश, तो क्या आज के आदेश के क्या मायने, क्या मतलब, क्या कहा गया है? देखिए अभी इस मामले में ये सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से जो है ये पूरी याचिका दाखिल की गई है, और इसमें जो सुनवाई चल रही है जिला कोर्ट में उसको भी चुनौती दी गई है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि अभी ये सुनवाई कल भी जारी रहने वाली है। कोर्ट ने आज आदेश पारित किया है कि इस मामले में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एएसआई जो उत्खनन का कार्य करती है, इन तीनों को भी इसमें पक्षकार बनाए जाने की बात आज कही है कोर्ट ने। और कल जो है इस मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। दरअसल ये जो पूरा विवाद है वो मंदिर को लेकर है कि वहां पर जो है पूजा होती है, लेकिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का ये कहना है कि ये जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मिलनी चाहिए, ये उसकी जमीन है। इसी बात को लेकर विवाद है, और ये मामला जिला कोर्ट वाराणसी में भी चल रहा है, और उसी मामले को लेकर यहाँ पर याचिका दाखिल की गई थी। जी, तो आगे भी सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है
कि सरकार को भी और एएसआई को भी पक्षकार बनाने की बात कही है हाईकोर्ट ने। अब आज की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। योगी सरकार सहारनपुर के देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर बनाएगी। कमांडो सेंटर के लिए 2000 वर्ग मीटर जमीन भी दे दी गई है। सेंटर में करीब 18 अफसरों की तैनाती होगी। तेज तर्रार ऑफिसर निकाले गए हैं पूरे सूबे से। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कहा है कि देवबंद बीजेपी का गढ़ है, इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है। इसको किसी भी दूसरे नजर से नहीं देखना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी ने देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर बनाने में योगी सरकार के फैसले को गलत बताया है। कांग्रेस का कहना है कि देवबंद एक सॉफ्ट टारगेट है, चुनाव करीब है, इसलिए बीजेपी ध्रुवीकरण करना चाहती है। इसको देवबंद को अगर एटीएस का कमांड सेंटर बन रहा है तो उसको गलत भाव से कोई अलग प्रकार से नहीं देखा जाना चाहिए। देवबंद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहाँ पर इस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं और सरकार का फोकस है कि जो प्रदेश की सीमा से जुड़े हुए क्षेत्र हैं उनको भी दृष्टिगत रख करके जो कदम उठाने की ज़रूरत है वो उठाया जाए। ये बहुत गलत बात है। लखनऊ हेडक्वार्टर है, लखनऊ में बनाना चाहिए। देवबंद में इसलिए बनाया जा रहा है कि देवबंद में अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम संस्था है शिक्षा की। वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है, सामाजिक शिक्षा दी जाती है, लोगों को आपसी प्रेम सद्भाव बनाने की शिक्षा दी जाती है। ये चूँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए उन लोगों को डराने, धमकाने और भयभीत करने के लिए काम किया जा रहा है। ध्रुवीकरण कराना है, चुनाव हो रहा है, चुनाव के लिए ध्रुवीकरण कराना है। आप थाना एक थाना क्यों 50 थाने खोलिए, कौन फर्क पड़ता है? सबकी जांच करिए। देश के लिए जो भी ज़रूरी हो, जो भी देश के लिए ज़रूरी हो, वो काम सरकार को करना चाहिए। लेकिन उसको आधार बना करके दूसरे तरीके के राजनीतिक हित साधने का जो काम होता है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोले जाने के पीछे असल मकसद क्या है, मंशा क्या है, जो सवाल उठ रहे हैं और इस पर ऐतराज लोगों को क्यों है, आज महाबहस इसी पर है। रात 8 बजे जरूर जुड़िए। और अब बात यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की करते हैं। आज पहले दिन क्या हुआ आपको इन 4 तस्वीरों के जरिए बताते हैं। सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायकों और मंत्रियों को सदन में श्रद्धांजलि दी गई। सीएम योगी ने शोक प्रस्ताव पढ़ा और दिवंगत विधायकों और कोरोना वॉरियर्स के परिवारों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की। वहीं सत्र शुरू होने से पहले एसपी और कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। दोनों ही पार्टियों ने महंगाई का अलग अलग तरीके से विरोध किया। इसके अलावा विधान परिषद में सीएम योगी के अब्बा जान वाले बयान पर समाजवादी पार्टी ने वेल में आकर हंगामा और नारेबाजी की। इसके जवाब में सीएम योगी ने पूछा कि अब्बा जान कब से असंसदीय शब्द हो गया है। अब इन खबरों को डिटेल में समझिए। आज से शुरू हुए विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सबसे पहले दिवंगत विधायकों और मंत्रियों को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम ने विपक्ष से सहयोग की आज अपील भी की। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायकों और मंत्रियों को सदन में श्रद्धांजलि दी गई। सीएम योगी ने शोक प्रस्ताव पढ़ा और दिवंगत विधायकों और कोरोना वॉरियर्स के परिवारों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की। सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन की कार्यवाही में विपक्ष से सकारात्मक सहयोग की अपील की। सीएम ने कहा कि सरकार जनहित से जुड़े किसानों के लिए, महिलाओं के लिए की गई योजनाओं पर चर्चा के लिए तैयार है। कोरोना से दिवंगत हुए उन सभी नागरिकों के प्रति भी जिन्होंने इस महामारी से जूझते हुए अपने प्राण त्यागे हैं, उन कोरोना वॉरियर्स को, उन हेल्थ वर्कर्स को जिन्होंने दूसरों की जान बचाते हुए अपनी आहुति दी है, उन सब के प्रति भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और बात विपक्ष के हंगामे की। विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बेरोजगारी, महंगाई, किसान और कोरोना के करप्शन के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया।
हाथ में गन्ना लेकर एसपी विधायक बैलगाड़ी से विधानसभा पहुंचे। इस दौरान रोके जाने पर उनकी पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। वहीं कांग्रेस विधायक ठेले पर सब्जी लेकर रिक्शा चलाकर विधानसभा पहुंचे। महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को नाकाम बताते हुए कहा कि कांग्रेस सदन के भीतर किसानों और गरीबों की आवाज बुलंद करेगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में कांग्रेस ने सदन के बाहर हल्ला बोला। जब सरकारें बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रॉली, घोड़ा गाड़ी, बग्गी से डरने लग जाए और उसको विधानसभा के अगल बगल में आने से प्रतिबंधित करने लगे, तो समझो सरकार आम आदमियों से डरने लगी है। क्योंकि उसने आम आदमी का भला नहीं किया है। उसने आम आदमी को लगातार 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता को दर्द दिया है। अब 2022 में यही उत्तर प्रदेश की जनता, यही आम आदमी जिससे सरकार डर रही है, वोट के माध्यम से सरकार को उखाड़ फेंकेगी और 22 में बाईसाइकिल की सरकार होगी। महंगाई के मुद्दों को लेकर, कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी के सवालों को लेकर, गन्ना किसानों की समस्या को लेकर, 3 काले कानून के खिलाफ और जिस तरह उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बाढ़ के नाते 1124 से अधिक गांव तबाह हो गए। इस सरकार ने कोई योजना नहीं दिया। इन तमाम विषयों और मुद्दों को लेकर सदन में चर्चा करना चाहते हैं। फिरोजाबाद से बड़ी खबर है। यहां पुलिस ने सबसे बड़ी चोरी का खुलासा 11 दिनों में कर दिया। एयरफोर्स से रिटायर कर्मचारी अरुण कुमार शर्मा के घर 5 अगस्त को चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 4 किलो सोना, 1 किलो चांदी सहित 1,65,000 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। साथ ही आरोपियों के पास से अवैध तमंचा भी बरामद किया है। इस टीम के लिए हमारी तरफ से 20,000 रुपये का इनाम है। मैं अपने आईजी सर से अनुरोध करूंगा, उनका बड़ा मार्गदर्शन रहा इसमें। पल पल वो लोग खबर लेते रहे, गाइड करते रहे, वो बहुत गाइड करते हैं। हम लोग उनके आभारी हैं। उनके पल पल के गाइडेंस का ही नतीजा है। लौटते हैं कुछ ही पलों में और भी यूपी की दमदार खबरों के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। अलीगढ़ का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। अलीगढ़ जिला पंचायत की पहली बैठक में नाम बदले जाने को लेकर मंथन किया गया। बैठक में ब्लॉक प्रमुख और अतौली ब्लॉक प्रमुख की तरफ से हरिगढ़ नाम दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया। दोनों ने कहा कि पहले अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ ही था। आपसी सहमति से इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। अब इस पर आखिरी फैसला शासन को लेना होगा। और कानपुर से बड़ी खबर, यहां पर एनआईए की छापेमारी हुई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, कई इलाकों में एनआईए का छापा पड़ा है। आतंकी मिन्हाज से मिले थे कई इनपुट। जाजमऊ, बेकनगंज में छापेमारी। और अब चलते चलते एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर।